प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अर्थशास्त्र से वर्कशीट 60 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ राजनीति विज्ञान लिखा हुआ है। ये बाय मिस्टेक उन्होंने राजनीति विज्ञान लिख दिया है, जबकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अर्थशास्त्र का है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विकास। पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं? व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग होने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, आवश्यकताएं अलग अलग हो सकते हैं तथा दृष्टिकोण या क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्तियों के सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्तियों का विचार अपना अलग अलग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है? तो प्यारे बच्चों, विश्व बैंक का जो मापदंड है, तो विश्व बैंक विश्व के विभिन्न देशों की तुलना औसत आय के आधार पर करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ औसत आय है, तो औसत आय क्या होता है? कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को हम औसत आय कहते हैं। तो औसत आय की गणना करना आसान होता है। इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे इसमें केवल औसत आय के आधार पर ही तुलना की जाती है, जिसमें हर व्यक्ति की आय का पता नहीं चल पाता है। किसमें? ये विश्व बैंक के मापदंड पे। और यूएनडीपी का मापदंड क्या है? यूएनडीपी विश्व के विभिन्न देशों की तुलना आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के आधार पर करता है। विश्व बैंक तथा यूएनडीपी से यूएनडीपी का तरीका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आय के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए शिक्षा से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होती है, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाते हैं, आय में बढ़ोतरी होती है जिससे गरीबी में कमी आती है, और साक्षर व्यक्ति जागरूकता के कारण विकास में बेहतर योगदान दे सकता है। प्यारे बच्चों, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो जो है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई कार्य कर सकता है, और वो उसके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो रहेगी, एक्टिव रहेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य है? स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हाँ, यह सत्य है। हम धन से उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकते हैं जिनका बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और समानता आज हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन केवल धन इन सुविधाओं की गारंटी नहीं होती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसके 3 कारण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, कारण देखते हैं। समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव के कारण। दूसरा आपका होगा, भारत एक पुरुष प्रधान देश है जिसमें महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, ये भी एक कारण है। और श्रम का लैंगिक विभाजन भी एक कारण है। प्यारे बच्चों, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के का भी कारण हो सकता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक हैं? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी देश में समाज तथा देश के विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जो है वो अति आवश्यक हैं। निजी सुविधाएं महंगी हो सकती हैं या होती हैं। निर्धनता को कम करने के लिए भी सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक हैं। निर्धनता को कम करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जो है वो आवश्यक हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, परिवहन सुविधा तथा जल आपूर्ति आदि आते हैं। परिवहन में डीटीसी है, दिल्ली में डीटीसी है, ये सारे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के 3 उपाय बताइए। तो प्यारे बच्चों, सतत आर्थिक विकास क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े, अर्थात पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख कर किया जाने वाला एक समान विकास सतत विकास कहलाता है। ठीक है। अब पर्यावरण क्षरण को रोकने के क्या उपाय हैं? तो इसके उपाय हो जाएंगे, अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का जो है संतुलन बिगड़ रहा है। अतः खेती, वन तथा जंगलों का सही तरीके से रखरखाव करना है। अत्यधिक वृक्षारोपण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होगा तो पर्यावरण क्षरण रुकेगा। और घर घर जाकर लोगों को पर्यावरण बचाने के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से हमें पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पहला जो आंसर था, अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, अतः खेती की यहाँ से हटा देंगे। अतः खेती, वन तथा जंगलों का सही तरीके से रखरखाव करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। यह कथन सही है कि पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देश में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर पर रोक लिया जाए। इस प्रकार यदि हमारे देश के किसी राज्य में प्रदूषण होगा तो उसका प्रभाव पड़ोस के राज्य में भी पड़ेगा। जैसे जब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली या कृषि अवशेष जलाए जाते हैं तो इसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर भी होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण का प्रभाव आसपास के राज्यों में भी पड़ता है। अतः पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, चर्चा करना है। तो ये जो कथन है, ये गांधी जी का यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। हम जानते हैं कि धरती पर के पास इतने संसाधन हैं कि वह हमारे जीवन में कम नहीं पड़ने वाले, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना होगा। यदि हम प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने लोभ पर अंकुश लगाकर प्रकृति से केवल उतना ही लेने की आदत डालनी होगी जितने की ज़रूरत हो। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए। तो विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं। पहला है, विकसित देश में बहुत तकनीकी विकास हो चुका होता है, जबकि विकासशील देश इस तकनीकी विकास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है। सेकंड है आपका, विकसित देशों के लोगों के बीच आय का समान वितरण होता है, जबकि विकासशील देशों में आय में भारी असमानता पाई जाती है। जैसे कि विकासशील देशों में कुछ लोगों के पास ज़रूरत से अधिक पैसा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा होता है जिसको भरपेट खाना नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका, विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है, जबकि विकासशील देशों में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन थे। अब स्रोत आधारित कुछ प्रश्न हैं, आइए उसको अनुच्छेद पढ़ करके फिर उसके आंसर्स को करने का प्रयास करते हैं। एक बार ये एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मानदंडों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक जैसे कि
हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं उनमें से एक है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप में उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हमने जो है अनुच्छेद को पढ़ लिया। अब इसके अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त है क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा एवं समानता आदि की भी जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मानव विकास केवल आय पर ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर भी निर्भर करता है। विश्व बैंक केवल आय के आधार पर विकास की गणना करता है, जबकि यूएनडीपी आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा एवं साक्षरता दर को भी महत्वपूर्ण मानता है। इनमें से यूएनडीपी का मापदंड बेहतर है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 10th के कार्यपत्रक 60 का अध्ययन करा। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करना है और करना चाहिए। यह कार्य सभी बच्चों को करना चाहिए। धन्यवाद।